द प्रिल्यूड्स बाय टी.एस. एलियट। देखिए भाई, टी.एस. एलियट एक बहुत बड़ा नेम है इंग्लिश लिटरेचर में। तो काफ़ी अच्छे पोइट हैं टी.एस. एलियट, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं और मॉडर्न एज के वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स में इनको शुमार किया जाता है, थॉमस स्टर्न्स एलियट। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे राइटर हैं, अच्छे पोइट हैं और इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस हैं टी.एस. एलियट। चलिए इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पेज पे, 225 पेज नंबर, इंट्रोडक्शन टू द पोएम के ऊपर। देखिए भाई, द प्रिल्यूड्स जो हमारी पोएम है, नेक्स्ट इस प्रिल्यूड के बारे में इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। क्या है इस पोएम में, क्या पढ़ना है हमें। अब देखिए, इस पोएम को पढ़ने से पहले जो है, पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि ये पोएम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पूरी की जो पूरी पोएम है वो 4 प्रिल्यूड्स में डिवाइडेड है। प्रिल्यूड फर्स्ट, प्रिल्यूड सेकंड, प्रिल्यूड थर्ड एंड प्रिल्यूड फोर्थ। ठीक है, 4 प्रिल्यूड्स में डिवाइडेड है ये और चारों प्रिल्यूड्स के सीन्स अलग अलग है। 4 प्रिल्यूड्स में ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माहौल है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 4 पार्ट्स में यानी कि 4 प्रिल्यूड्स में ये पोएम डिवाइडेड है, प्रिल्यूड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और चारों प्रिल्यूड में पोइट अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। शुरू के फर्स्ट प्रिल्यूड में अलग सीन है, सेकंड प्रिल्यूड में अलग सीन है, थर्ड और फोर्थ में अलग सीन है। प्रिल्यूड क्या होता है सर? प्रिल्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई मेन चीज़ शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्टरी जो रूप होता है उसको अपन प्रिल्यूड बोलते हैं। प्रिल्यूड मतलब जैसे कोई मेन काम अपने को शुरू करना है, तो उस मेन काम को, उस मुख्य काम को शुरू करने से पहले उसका जो इंट्रोडक्टरी काम होता है, जिसमें जिस काम के माध्यम से हम उस मेन चीज़ की जानकारी सबको दे दें, उस मेन चीज़ के बारे में लोगों को परिचित करा दें कि भाई इस चीज़ के बारे में मैं अब लिखने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ। तो वो जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है या जो वो इंट्रोडक्टरी राइटिंग होती है उसको अपन प्रिल्यूड बोलते हैं। किसी मुख्य कार्य की शुरुआत से पहले उससे परिचित करा देने वाला कोई भी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रिल्यूड। टी.एस. एलियट इज अ पोइट हु ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन इंग्लिश पोइट्री। देखिए भाई, टी.एस. एलियट इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे कवि कहे जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री के फील्ड में क्रांति ला दी थी, रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी थी। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, यानी कि 1901 से लेकर के 1950 तक के बीच के टाइम की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ यानी शुरू के 50 साल। He used in his poetry not the idealized images of sky, cloud, river and mountain। अब देखिए, उन्होंने अपनी पोइट्री में इस तरह की जो आइडियलाइज्ड इमेजेस हैं, ये आदर्शवादी जो छवियां हैं, स्काई, आकाश, बादल, नदियाँ, झीलें, तालाब, पर्वत, पहाड़, जो रोमांटिक पोइट्स ने अपनी राइटिंग्स में यूज़ किए हैं, पढ़े ना अपन ने रोमांटिसिज्म में, पर्वत, पहाड़, झील, नदियाँ, ये झील सी नीली आँखें, है ना, ये झील, नदियाँ, सागर, समंदर, ये इस तरह की इमेजेस को उन्होंने अपनी पोइट्री में नहीं डाला है ना। हाँ, पर इनकी पोइट्री में ये झील, तालाब, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, है ना, ये सब चीज़ें इनकी पोइट्री में देखने को नहीं मिलेगी। अब ये इमेजेस कैसी है? आइडियलाइज्ड इमेजेस हैं, आदर्शवादी छवियां हैं ये, क्योंकि इनको लोगों ने अपनी पोइट्री में इतना यूज़ किया है कि हर पोइट्री में अगर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, तालाब अगर इनका जिक्र नहीं आए तो लगता ही नहीं कि अपन कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं। जब तक किसी राइटिंग में, जब तक किसी शेर में, जब तक कोई पोइट्री की लाइन में कोई नेचर, पर्वत, पहाड़, झील, तालाब से अगर कोई किसी चीज़ को कंपेयर ना करे तो लगता ही नहीं कि भाई जो है कोई पोइट्री बोल रहा है। क्योंकि पोइट्री की हर लाइन में भी एक कवि जो है किसी की आंखों को बादलों से कंपेयर कर रहा है, किसी की जुल्फों को जो है काली घटाओं से कंपेयर कर रहा है। देखा होगा आपने,
अधिकांश तो गाने जो वगैरह जो बनते हैं, जो लिरिक्स वगैरह जो बनते हैं, है ना, तो उसमें वो लोग चांद तारों की बातें करते हैं, पर्वत पहाड़ झील नदियों के बारे में बात करते हैं। तो ये इनको इतना आइडियलाइज कर दिया है लोगों ने अपनी पोइट्री में कि इनके बिना कोई राइटिंग पोइट्री लगती ही नहीं है, इनके बिना कोई राइटिंग लगती ही नहीं है। अरे यार ये क्या लिख दिया आपने यार, इसमें तो कोई पर्वत पहाड़ झील नदियाँ है ही नहीं। अरे भाई साहब ये अलग टाइप की राइटिंग है ना। तो इनकी राइटिंग में, टी.एस. एलियट की राइटिंग में अपने को जो है ये पर्वत पहाड़ झील नदियाँ ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट द एवरीडे एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ, बल्कि शहरी जीवन के दिन प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं वो, और शहरी जीवन की जो वस्तुएं होती है वो आपको जो है इनकी लाइफ में देखने को मिलेगी। मॉडर्न एज में पढ़ा था हमने कि मॉडर्न एज में हमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न पोइट जो है ये छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर्ड है, अपने चारों तरफ दिखने वाली छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर्ड है वो। मॉडर्न पोइट के बारे में पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना मॉडर्निज्म में, जैसे कि रेलवे ट्रेन्स, टेलीफोन, है ना, ये जो भी उसको सामने दिख रहा है, जो दिख जाए बस उसी के बारे में उसने अपनी राइटिंग को लिखा है। तो ये वही सेम क्वालिटी अपने को यहाँ पे इनकी राइटिंग्स में, टी.एस. एलियट की राइटिंग्स में देखने को मिल रही है। जो भी हमारे एवरीडे की जो लाइफ है, जैसे चाय का ठेला लगा हुआ है, लोग चाय पीने जा रहे हैं, है ना, एक कद्दू वाला कद्दू बेच रहा है, आलू वाला आलू ले लो, है ना, टमाटर ले लो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, है ना। लोग जो है आ रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, टैक्सी निकल के जा रही है, वो करके जा रही है। तो ये इस तरह की जो सिटी लाइफ जो होती है, जो शहरी जीवन होता है, उस शहरी जीवन की झलक अपने को जो है इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलेगी। अब शहरी जीवन की झलक में भी शहरी जीवन के जो लोगों के एवरीडे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और शहरी जीवन की जो बहुत सारी जो वस्तुएं होती है उनकी झलक अपने को इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलेगी। एंड ही वॉज एबल टू क्रिएट पोइट्री आउट ऑफ देयर अगलीनेस, और शहरी जीवन के चीज़ों का जो ये भद्दापन होता है, उस भद्देपन से इन्होंने पोइट्री क्रिएट करने की कोशिश की है, इतनी एबिलिटी थी उनके अंदर। अब सिटी लाइफ आप जानते हो, शहरी जीवन में भद्दापन ही देखने को मिलता है। गांव में तो फिर भी शुद्ध सात्विक वातावरण होता है ना, लेकिन शहरों में देखो आप पी पी पो 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 पी पो पो पॉल्यूशन वगैरह, भीड़ लोगों की, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, ये शहरी जीवन की अगलीनेस है, ये शहरी जीवन की बदसूरती है। तो ये शहरी जीवन की बदसूरती से उन्होंने अपनी पोइट्री को क्रिएट किया है। शहरी जीवन से पोइट्री निकाली है उन्होंने, शहरी जीवन से। ये जो सिटी लाइफ है, सिटी लाइफ की अगलीनेस से उन्होंने जो है पोइट्री को क्रिएट करने की कोशिश की है। इन द फर्स्ट प्रिल्यूड फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपने पोइट्री के इस पहले प्रिल्यूड में ही डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन फ्रॉम डे टू नाइट। अपने इस पोइट्री के पहले प्रिल्यूड में उदाहरण के तौर पर वो जो है दिन से रात होने का जो ट्रांजिशन है, ये जो परिवर्तन है, किस तरह से दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। द एंड ऑफ वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि एक प्रकार का अनुभव ही है, एंड द बिगिनिंग ऑफ प्रिल्यूड टू अनदर, और उसके बाद में जब दूसरा प्रिल्यूड शुरू होता है तो ये पहला प्रिल्यूड उस दूसरे प्रिल्यूड के लिए प्रिल्यूड का काम करता है। यानी कि दूसरे प्रिल्यूड में जो होगा, पहले प्रिल्यूड में उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो एक प्रिल्यूड दूसरे प्रिल्यूड के लिए स्टार्टिंग का काम कर रहा है, बिगिनिंग का काम कर रहा है। यानी कि सेकेंड प्रिल्यूड में आपको जो घटना देखने को मिलेगी उसका इंट्रोडक्शन है प्रिल्यूड फर्स्ट में, है ना। Now notice how Eliot in this 13 lines and using just phrases, not whole sentences, creates a picture of old London city full of sights and sensations. Underline कीजिएगा भाई, कौन सी सिटी का जिक्र किया है? लंदन शहर का जिक्र किया है अपनी इस राइटिंग में, अपनी इस प्रिल्यूड में। उन्होंने लंदन शहर की झलक उन्होंने जो है यहाँ पे अपने को दिखाने की कोशिश की है। और प्रिल्यूड फर्स्ट में मात्र 13 लाइंस में
वो भी केवल फ्रेजेस का इस्तेमाल करके, पूरा सेंटेंस यूज नहीं किया है उन्होंने, केवल छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेजेस के रूप में सेंटेंसेस का यूज करके उन्होंने पुराना लंदन शहर कैसा था 20th सेंचुरी में, आज का लंदन शहर और उस टाइम के 1950 वाले लंदन शहर में दिन रात का फर्क आ चुका है। तो उस टाइम पे ओल्ड लंदन सिटी कैसा था, तो उस टाइम के वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस कैसे थे, वो कैसा दिखता था, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, उस झलक को, उस जीवन शैली को उन्होंने जो है अपनी इस राइटिंग में दिखाने की कोशिश की है 20th सेंचुरी के इंग्लैंड शहर की, सॉरी पुराने लंदन शहर की। तो किस तरह से लंदन शहरों के जो दृश्य थे, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सनसनी सेंसेशंस, उनको जो है अपनी लाइफ, अपने इसमें राइटिंग में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद में सेकंड पैराग्राफ पर आइए। द वर्ड प्रिल्यूड मीन्स, ये जो शब्द है प्रिल्यूड, इसका मतलब होता है, क्या होता है, अ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज, एक ऐसी तैयार होने के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड टू लीड समथिंग मोर फुल फ्लेज्ड, जो हमें आगे बढ़ाए, टू समथिंग, किसी एक ऐसी चीज़ की तरफ, मोर फुल फ्लेज्ड, जो उस प्रिपरेटरी एक्सरसाइज की अपेक्षा काफ़ी परिपक्व अवस्था में है, फुल फ्लेज्ड है, यानी कि किसी एक परिपक्व चीज़ के ऊपर बढ़ने से पहले, उससे पहले उस चीज़ के बारे में अपन तैयारी कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं उस बड़ी वाली चीज़ को जानने के लिए। जैसे सपोज कीजिए एक कोई बड़ी सी चीज़ है, जैसे कोई गाड़ी के बारे में आप जानने जा रहे हो, सपोज करो आप किसी गाड़ी के बारे में, गाड़ी सीखना चाह रहे हो, जैसे सपोज कीजिए आप, जैसे आप जो है ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी सीखना चाह रहे हो, तो डायरेक्ट तो जाकर के कोई व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाता है। काफ़ी सारे जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वो, उनके अंदर वहाँ पे क्या है कि एक ऐसा रूम वगैरह वो बना करके रखते हैं और वहाँ पे एक बड़ी सी टेलीविज़न स्क्रीन होती है और वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं वो, जहाँ पे पहले जाते ही सबसे पहले उस बच्चे को गियर वगैरह कैसे शिफ्ट करना है उसकी जानकारी दी जाती है, बेसिक नॉलेज देते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे कार नहीं होती है, वो केवल एक ऐसा, जैसे हाँ, जैसे अपन कहीं गेम जोन मॉल वगैरह में जाते हैं तो अब ऐसे वो टीवी में वो एलईडी में गेम चलता रहता है और वहाँ पे अपन ऐसे बटन दबाते रहते हैं ना, तो वो कार इधर मुड़ जाती है। सॉरी। तो जैसे वो कार वगैरह इधर मुड़ जाती है ना, तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे होती है। वहाँ पे भी जो है कुछ सेटअप ऐसा होता है जहाँ पे बच्चे को उस पर बिठा दिया जाता है जो भी सीखने जाता है, और उसके बाद में जो है वो बताते हैं कि भाई ऐसे पहला गियर इस तरह से शिफ्ट होगा, फिर सेकंड इधर, फिर थर्ड इधर, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से जो है वो सिखाते हैं वहाँ पे। तो जब बच्चे की प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाती है, उसके बाद में फिर उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। तो गाड़ी क्या है, एक फुल फ्लेज्ड थिंग है, एक परिपक्व चीज़ है, जिसकी एक्सरसाइज, जिसके लिए प्रिपरेटरी एक्सरसाइज आपने कहाँ कर ली, वहाँ पर बैठ करके। ठीक है, तो एक फुल फ्लेज्ड चीज़ पर जाने से पहले जब उसके बारे में प्रिपरेटरी एक्सरसाइज हम पहले से ही कर लेते हैं, जब उसके बारे में हम पहले से ही जान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिल्यूड। ये होता है प्रिल्यूड का मीनिंग। In musical terminology, also it carries the meaning of an introductory musical piece to be followed by the principal movement। और म्यूजिकल शब्दों में, म्यूजिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है, उस म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक प्रिंसिपल मूवमेंट की तरफ बढ़ने से पहले जो उसका इंट्रोडक्टरी म्यूजिकल पीस होता है, यानी उस मेन प्रिंसिपल चीज़ के बारे में बात करने से पहले उससे संबंधित जो इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ म्यूजिक होता है, जो उसके बारे में परिचय करवाता है हमारा कि भाई वो किस बारे में है, तो उसको अपन प्रिल्यूड बोलते हैं म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो। अब देखिए आगे, दीज पोएम्स आर 4 स्केचेस रिटन इन 1910 and 11। ये जो 4 प्रिल्यूड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये 4 प्रिल्यूड्स एक्चुअली में 4 स्केचेस हैं, 4 चित्रांकन है।
जो 1910-1911 में इन राइटिंग्स को लिखा गया था। विविडली डन विद अ पेंटर्स आई, और बिल्कुल एक पेंटर की आंख जिस तरह से किसी चित्र का चित्रांकन करती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से सिनेमैटिक टेक्निक के रूप में उन्होंने अपनी इस राइटिंग को लिखा है, जिसको देख करके बिल्कुल हमें ऐसा ही महसूस होगा जैसे सामने कोई सिनेमा देख रहे हैं। एंड कैप्चरिंग लैंडस्केप एंड एटमोसफियर इन द फर्स्ट टू, जिसमें से शुरू के 2 प्रिल्यूड्स में तो हमें सिर्फ जो है लैंडस्केप और एटमोसफियर की जानकारी मिलेगी, एंड डिस्क्राइबिंग 2 कैरेक्टर स्केच इन लास्ट 2, और लास्ट के 2 प्रिल्यूड्स में 2 कैरेक्टर स्केच अपने को देखने हैं। यानी 4 प्रिल्यूड्स हैं, 4 प्रिल्यूड्स में से शुरू के 2 प्रिल्यूड्स में तो केवल लंदन शहर का एटमोसफियर कैसा है, लंदन शहर का वातावरण वगैरह कैसा है, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, और लास्ट के 2 प्रिल्यूड्स में जो है अपने को 2 लोगों के कैरेक्टर स्केचेस पढ़ने हैं। These poems depict the sad and sordid and the lonely। ये जो कविताएं हैं, यानी कि ये जो 4 प्रिल्यूड्स हैं, ये 4 प्रिल्यूड्स यहाँ पर जो है डिपिक्ट यानी कि चित्रित करके हमें बताते हैं, चित्रांकन करना है ना, चित्रांकित करती है किस चीज़ को? द सैड, जो दुखी लोग होते हैं उस कम्युनिटी को, दुखी लोग, द सॉर्डेड, निराश लोग, गंदे भद्दे जो लोग होते हैं वो, एंड द लोनली, और अकेले रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से शहर में रह रहे होते हैं, किस तरह से जीवन उनका चल रहा होता है। गंदे भद्दे लोग, अकेले रहने वाले लोग, और शहरी जीवन में जो है दुखी रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो वो लाइफ को जो है यहाँ पे अपनी इन पोएम्स के माध्यम से डिपिक्ट कर रहे हैं, उनका चित्रांकन कर रहे हैं वो इन 4 प्रिल्यूड्स के माध्यम से। वर्ड्स, ये वाली चीज़ छोड़ दीजिए आप। अच्छा देखो आगे। Words like broken blinds, burnt out, muddy, stale, gutters, soiled, trampled, vacant streets are in this aspect। यानी कि इस पोइट्री में जो है अपने को इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि broken blinds, टूटी हुई खिड़कियों के शीशे, burnt out, जले हुए, muddy, गंदे, stale यानी कि बासी, gutter यानी कि नाला, सोइल्ड यानी कि मिट्टी से सना हुआ, गंदा, ट्रैम्पल्ड यानी कि कुचला हुआ, वैकेंट स्ट्रीट्स यानी कि खाली गलियाँ। तो इस तरह से काफ़ी सारे इस तरह के वर्ड्स जो है अपने को पढ़ने को मिलेंगे इस पोइट्री में, जो कि इस पोइट्री की वजह से जिस तरह का एक एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इन सारे वर्ड्स की मदद से वो ऐसा कर पा रहे हैं। ये है इसका मतलब। These descriptions contrast very sharply with the descriptions either of the romantics or the pre-Raphaelites। अब देखिए दोस्तों कि पोइट ने यहाँ पर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, ये एनवायरनमेंट दरअसल ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट रोमांटिक पोइट्स के जो पोइट्री में जो एनवायरनमेंट अपने को देखने को मिलता है उससे ये पूरी तरह से अलग है, और प्री राफेलाइट्स जो पोइट्स हैं उस एज से बिलोंग करने वाले, उनकी पोइट्री में जो एनवायरनमेंट अपने को देखने को मिलता है उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इस पोइट्री का जो एनवायरनमेंट है वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है किसके बीच में? रोमांटिक पोइट्स की राइटिंग्स में जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के, और प्री राफेलाइट्स जो राइटिंग है, प्री राफेलाइट्स पोइट्स की, उनकी राइटिंग के बीच में जो है ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है। यानी कि रोमांटिक एज की पोइट्री का एनवायरनमेंट आप देखिए, वहाँ पे अपने को इस तरह की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, गटर, सोइल्ड, गंदा वगैरह इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे कम्प्लीटली एक रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है अपने को। आप प्री राफेलाइट्स जो एज से बिलोंग करने वाले पोइट्स और राइटर्स हैं उनकी राइटिंग्स को पढ़िए, वहाँ भी इस तरह का कोई इन्वायरमेंट ऐसा गंदा, ये मॉडर्न एज में जो यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं तो ये सिर्फ मॉडर्न एज में ही है। तो अब इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट हुआ नहीं हुआ? रोमांटिक पोइट्री पूरी तरह से अलग है,
राफेलाइड्स, प्री राफेलाइड्स एज से बिलोंग करने वाले राइटर्स या पोइट्स की राइटिंग्स अलग है, और ये यहाँ पे जो है अलग है जो यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने। तो इसीलिए ये सब जो है एक कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों की राइटिंग से अलग है ये। तो इसीलिए ये एक विरोधाभास है अपने को जो पोइट्री में देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स में, टी.एस. एलियट की राइटिंग में। This is a reflection not only on city life and the ugliness of urban conditions, but also on the perceptions of the poet which center on them. और इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो है उन्होंने एक तरह से विचार करने की कोशिश की है। दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन, ये पोइट का जो है एक विचार है, नॉट ओनली ऑन सिटी लाइफ, जो न केवल शहरी जीवन के ऊपर आधारित है, एंड द अगलीनेस ऑफ अर्बन कंडीशंस, और नगरीय जो कंडीशंस होती है, अर्बन की एक जो शहर होता है, एक जो नगर होता है, तो एक नगर में पाई जाने वाली जो जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है, न केवल उन्होंने इस विचार को यहाँ पर रखा है। अब आप देख लीजिए कि एक सिटी जो होती है, एक सिटी की लाइफ कैसी होती है, एक सिटी में पाई जाने वाली कंडीशंस कैसी होती है। जनरली ये गंदी चीज़ें, नाला, गटर वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने को सिटी में ही देखने को मिलती है। तो शहर की जो जितनी भी जो इस तरह के शहर के जितने भी जो इस तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, शहर के जो भी इस तरह के जो चित्र अपने को देखने को मिलते हैं जब अपन सिटी लाइफ में जाते हैं, तो न केवल पोइट का ध्यान उनके ऊपर है, बल्कि ऑन द परसेप्शन ऑफ द पोइट विच सेंटर ऑन देम, बल्कि इस तरह की चीज़ों को देख कर के पोइट के मन में क्या विचार क्रिएट हो रहे हैं, क्या उनका दृष्टिकोण इन सब दृश्यों को देख कर के बन रहा है, ये भी इस चीज़ में, इस पोइट्री में अपने को जो है विशेष रूप से बताया गया है या उसके बारे में उन्होंने बात की है। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इवन अ मेजर ऑफ सैडोनिक ह्यूमर। इस पोइट्री में अपने को जो है वस्तुनिष्ठता भी जो है सब्जेक्ट में देखने को मिलती है, जो इसका कंटेंट है उसमें ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता अपने को देखने को मिलती है, एंड इवन अ मेजर ऑफ सैडोनिक ह्यूमर, और साथ ही साथ इस पोइट्री के कंटेंट में जो है एक व्यंग्य भी जो है अपने को देखने को मिलता है। सैडोनिक ह्यूमर, व्यंग्यात्मक हास्य, व्यंग्य के रूप में उत्पन्न किया गया एक हास्य जो है वो भी अपने को इसमें देखने को मिलता है। These four parts of the preludes present the image of stinking city streets and dirty foul smelling people of the cities। ये जो प्रिल्यूड्स के चार टाइप्स अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं, जो चार टाइप्स के जो प्रिल्यूड्स उन्होंने टी.एस. एलियट ने यहाँ पर लिखे हैं, इन चारों प्रिल्यूड्स में उन्होंने जो है ऐसी शहर की इमेजेस को दर्शाने की या बताने की कोशिश की है। शहर की इमेजेस यानी कि शहर की छवि, एक नगर कैसा दिखाई देता है अपने को, नगर में किस तरह के दृश्य अपने को दिखाई देते हैं, तो उन दृश्यों को जो है यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और दृश्य किसके? ऑफ स्टिंकिंग सिटी स्ट्रीट्स, गंदी बदबूदार शहर की गलियों के, एंड डर्टी फाउल स्मेलिंग पीपल ऑफ द सिटीज़, और साथ ही साथ शहर में जो रहने वाले गंदे बदबूदार लोग होते हैं उनकी इमेजेस यहाँ पर जो है अपने इस प्रिल्यूड के माध्यम से दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। Thus the poet shows a dreary and depressing world। तो इस प्रकार से जो कवि हैं यानी टी.एस. एलियट जो है एक बहुत ही भयानक और बहुत ही डिप्रेसिंग वर्ल्ड, दुख में जीवन जीने वाली एक दुनिया का जो है हमारे सामने दृश्य यहाँ पे रखते हैं अपनी इस पोइट्री के माध्यम से, कि किस तरह से शहर के लोग जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, काफ़ी दुख से भरा हुआ जीवन जीते हैं और काफ़ी गंदगी से भरा हुआ जीवन जीते हैं, और किस तरह से जो है एक भयानक ज़िंदगी शहर में अपने को लोगों की दिखाई देती है, उसकी एक तस्वीर जो है यहाँ पर अपने को बता रहे हैं वो। The narrator in the poem observes the impoverished, dispirited working poor। इस पोएम में जो नैरेटर हैं यानी कि जो टी.एस. एलियट हैं इस पोएम के पोइट, वो अपने को जो है गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं शहर में रहने वाले जितने भी जो लोग हैं उन सभी लोगों को वो ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या क्या दिखाई देते हैं उनको शहरों में, किस किस तरह के लोग उनको शहरों में दिखाई देते हैं। द इम्पोवराइज्ड, गरीब लोग दिखाई देते हैं। डिस्पिरिटेड वर्किंग पुअर, बहुत ही काम या मजदूरी करने वाले। डिसस्पिरिटेड यानी जिनके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, उत्साहहीन तरीके से जो है वो अपने काम को कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। तो डिसस्पिरिटेड वर्किंग पुअर इनहैबिटिंग
द सिटी स्ट्रीट्स, किस तरह से इस तरह से काम करने वाले मजदूर लोग, गरीब लोग जो है उनको वो देखते हैं और किस तरह से वो शहर की गंदी बदबूदार गलियों में निवास कर रहे होते हैं। इनहेबिटिंग यानी निवास करना, गलियों में जो है शहर की गलियों में वो रह रहे होते हैं। सफरिंग द फ्यूटाइल राउंड ऑफ एक्टिविटीज़ एट प्रिस्क्राइब्ड आवर्स, और इसके बाद में अलग अलग अपने जीवन के अलग अलग समय में जो है किस प्रकार से जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल फ्यूटाइल होती है, बिल्कुल जो है नीरस होती है, बिल्कुल बेकार होती है, उनसे किस प्रकार से जो है वो परेशान होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने यहाँ पर बात की है अपनी इस पोइट्री में। There is little hope for them to escape from their sordid, drab and mechanical existence। और साथ ही साथ लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि इस तरह के से शहरों में रहने वाले जो ये गंदे लोग होते हैं, इनके लिए बहुत ही कम उम्मीद होती है टू escape from their sordid, drab and mechanical existence। अपने इस अस्तित्व से बच निकलने की उम्मीद उनको बहुत कम होती है, यानी कि जो उनका जो जीवन होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही इमोरल, सॉर्डिड मतलब इमोरल, बहुत ही अनैतिकता से भरी हुई होती है। ड्रैब यानी कि डल, बहुत ही डल लाइफ होती है उनकी। एंड मैकेनिकल एग्जिस्टेंस, और अपने इस तरह से जीवन में जो वो काम करने का उनका जो ढंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो और इन सारी चीज़ों से वो बच कर के जा नहीं सकते, इस्केप नहीं कर सकते। भाई कंडीशंस ऐसी है तो जाहिर सी बात है इनको तो फेस करना ही पड़ेगा आपको, और फेस करना है तो आप इनसे बच करके जा सकते हो क्या? आपकी जो कंडीशंस है भाई, काम अगर आपको इस तरह से करना है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करोगे तो फिर जो है पैसा कैसे कमाओगे। और अगर आपका मकान ऐसे किसी स्थान पर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है शहर के उस हिस्से में, तो उससे भी आप बच करके जा नहीं सकते, क्योंकि गरीब आदमी है बेचारा, वो वहाँ पर रहेगा, कुछ पैसा कमाएगा, तो कहीं और रहने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता, मकान रहना लेना करना, क्योंकि काफ़ी पैसा जो है वो चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि शहर के लोग जो है काफ़ी गरीबी में जी रहे होते हैं, काफ़ी गंदगी में जो है जी रहे होते हैं, काफ़ी गंदा उनका जीवन होता है। हालांकि सभी लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है, लेकिन वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं और इस तरह का जीवन जीते हैं, दुखों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। तो उनकी लाइफ कैसी होती है, उनका जीवन कैसा होता है, किस तरह की शहरी जीवन होता है, शहर का जीवन कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने इस पोएम में द प्रिल्यूड्स में। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, ओके।